आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आईएफटी यानी कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में अब तक हम फेरेडिक एंड गैल्वेनिक करंट पढ़ चुके हैं और टेंस के बारे में भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और ये है थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रोथेरेपी का जिसका नाम है आईएफटी यानी कि इंट्राफेरेंशियल थेरेपी। अब देखो, इंट्राफेरेंशियल थेरेपी भी एक तरीके की इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन ही है जिसकी मदद से हम करंट पेशेंट के टारगेट साइट पे अप्लाई करते हैं ताकि उस साइट का जो पेन है वो रिलीफ हो पाए। ठीक है, अब देखो क्या होता क्या है कि जो आईएफटी है ना उसके अंदर आपके दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट होते हैं। ठीक है, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट मतलब कि एक करंट होगा आपका 4000 हर्ट्ज का, एक करंट होगा आपका 4100 हर्ट्ज का। ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसकी जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट लिए है। एक की फ्रीक्वेंसी है 4000 हर्ट्ज और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 4100 हर्ट्ज। तो आईएफटी के अंदर दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट कंबाइन करते हैं और वो बनाते हैं एक लो फ्रीक्वेंसी करंट जिसको हमने क्या बोला हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी। ये जो लो फ्रीक्वेंसी का करंट बनता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी। या फिर इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे, हमने जो दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट लिए हैं ना उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हम 4100 और 4000 हर्ट्ज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ, जो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ गई जो कि है 100 हर्ट्ज। तो बेसिकली आईएफटी एक इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटी यानी कि इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन है जिसकी मदद से हम पेशेंट की टारगेट साइट पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी या फिर लो फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी एक तरह की लो फ्रीक्वेंसी हुई है जो कि दो तरीके की मीडियम फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करने के बाद हमको मिली है। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोथेरेपी का जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके के इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट्स, मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट्स और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी में आईएफटी के अंदर हम देख सकते हैं कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट्स मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी करंट जिसको हमने क्या नाम दिया है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, फ्रॉम 1000 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज। अब देखो, इन आईएफटी टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स combines in order to make a beat frequency। ठीक है, तो आपको आईएफटी का ये जो प्रिंसिपल है समझ में आ गया होगा कि आईएफटी के अंदर दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट्स मिलते हैं, वो एक लो फ्रीक्वेंसी का करंट बनाते हैं और वो जो लो फ्रीक्वेंसी करंट होती है वो हम पेशेंट के स्किन पे या फिर टारगेट साइट पे अप्लाई करते हैं ताकि उस साइट का जो पेन है वो रिलीफ हो पाए। अब हम देखेंगे कि आईएफटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो कि आईएफटी का है वो है इट गिव्स हीट इफेक्ट, यानी कि वो गर्माहट देता है। सेकंड, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज टेंस, मतलब कि कभी कभी जो थेरेपिस्ट होता है वो टेंस की जगह डीप कहीं पे देखो दो तरीके के पेन होते हैं, या तो सुपरफिशियल पेन हो रहा होगा या फिर डीप पेन हो रहा होगा। तो ज़्यादातर डीप पेन का इलाज करने के लिए हम आईएफटी का यूज़ करते हैं और सुपरफिशियल पेन का जो इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेंस की फुल फॉर्म ये होती है ट्रांस क्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, जिसके अंदर क्यूटेनियस का मतलब हुआ स्किन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आईएफटी के कुछ और फंक्शंस भी हमारे पास है। क्या है तीसरा फंक्शन आईएफटी का, आईएफटी का तीसरा फंक्शन है आईएफटी इज मेनली यूज्ड फॉर डीप पेन्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आईएफटी को हम डीप पेन रिलीफ करने के लिए यूज करते हैं। फोर्थ जो फंक्शन है आईएफटी का वो है आईएफटी कवर्स वाइड एरिया। इंट्राफेरेंशियल थेरेपी हम जब किसी पेशेंट को देते हैं तो वो जो थेरेपी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करती है। फिफ्थ पॉइंट, it stimulate parasympathetic nerve which vasodilates and improve blood circulation of that area। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि क्या होता है, जब भी हम किसी पेशेंट को आईएफटी देते हैं तो वो क्या, आईएफटी के थ्रू जो करंट बीट फ्रीक्वेंसी वाला हम अप्लाई करते हैं वो क्या करता है, वो पैरासिम्पथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है। पैरासिम्पथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो उससे क्या होगा, उससे होगी वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन क्या होती है, देखो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसका जो डायामीटर है वो सबसे पहले थोड़ा सा स्मॉल होगा और वेजोडाइलेशन के बाद उसका जो डायामीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी हम वेजोडाइलेशन करते हैं इसका मतलब क्या है, हम
जो हमारी ब्लड वेसल है उसके डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हो कि इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा है और वेजोडाइलेशन के बाद ये जो डायमीटर है ये इंक्रीज हो गया है। तो आईएफटी क्या करता है, आईएफटी पैरासिम्पथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है। अब जब पैरासिम्पथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा। अब देखो क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है या, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, तो अब ब्लड सर्कुलेशन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो आईएफटी ऑल्सो इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द एरिया वेयर इट इज अप्लाइड। ठीक है, ये हो गया इसका 5th पॉइंट। अब इसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें हैं आईएफटी के बारे में, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आईएफटी के बारे में ये कुछ और नॉलेज है कि प्रिकलिंग एंड टिकलिंग सेंसेशन अकर। जब भी हम किसी साइट पे आईएफटी को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रिकलिंग और टिकलिंग सेंसेशन अकर्स। ठीक है, अब देखो आईएफटी के ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं दैट ट्रीटमेंट टाइम डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि कौन सा पेशेंट कितना टाइम ले रहा है अपनी रिकवरी के लिए, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट वी शुड नॉट गिव मोर देन 20 मिनट्स और लेस देन 10 मिनट्स। ये टाइम है कि हमें आईएफटी कितने टाइम तक देना चाहिए। जो इंटरफेरेंशियल थेरेपी है वो हमें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए और 10 मिनट से कम नहीं देनी चाहिए, यानी कि अराउंड हमें 15 मिनट्स तो इंटरफेरेंशियल थेरेपी देनी ही चाहिए। अब इसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कुछ आ जाते हैं। आपके आईएफटी देने के बाद क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्या है, वॉलेंट्री मसल स्टिमुलेशन, यानी कि जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती है जो हम खुद अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, वो मसल्स को स्टिमुलेट करता है क्या, इंट्राफेरेंशियल थेरेपी। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। मैंने आपको भी बताया ही था कि अगर वेजो डायलेशन होगी यानी कि डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीज होगा तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होगा। रिलीफ पेन, मैंने आपको बताया था कि जो आईएफटी है उसको हम टारगेट एरिया पे मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी का करंट है जो कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना हुआ है उसको अप्लाई करते हैं ताकि उस जगह का पेन जो है वो कम हो पाए। IFT ऑल्सो एक्टिवेट्स पेन गेट मैकेनिज्म। पेन गेट मैकेनिज्म मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताया था। अगर आपको और अच्छे से पेन गेट मैकेनिज्म के बारे में जानना है क्या होता है तो आप एक बारी वो वाली वीडियो भी देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके। पेन गेट मैकेनिज्म के अंदर बता रखा है कि कैसे जो पेन सेंसेशन है उसको ब्लॉक कर देती है ये जो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ होती है। फिर है एडिमा कंट्रोल। एडिमा कंट्रोल, एडिमा का मतलब होता है सूजन, तो आईएफटी सूजन को भी कंट्रोल करती है। कैसे करती है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। हमें पता है कि जो आईएफटी है उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो इंक्रीज वेनस रिटर्न। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो वेनस रिटर्न भी इंक्रीज ही होगा। वेनस रिटर्न क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज से ब्लड हमारे हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचता है उसको हम बोल देते हैं वेनस रिटर्न। तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो वेनस रिटर्न भी इंक्रीज होगा। अब वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड एट द साइट ऑफ एडिमा रिड्यूस, यानी कि सूजन की जगह पे जो कि फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हुआ हुआ है वो जो फ्लूइड है वो भी रिमूव होगा। क्यों, क्योंकि वो भी वेनस रिटर्न के साथ मिक्सअप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेटेड जो है इकट्ठा हुआ हुआ जो फ्लूइड है वो कम होगा तो हमारा जो एडिमा है उसमें भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि जो हमारा एडिमा है, सूजन है, वो भी कम होगी। तो ये थे हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ आईएफटी। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शंस, इंडिकेशंस और प्रिकॉशंस, ये रहे वो। अब ये जो चीज़ें होती है ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोथेरेपी में जो हम मेथड यूज़ करते हैं उनके लिए सेम ही होती है। टेंस के लिए भी ये सेम ही थी और ये आपके आईएफटी के लिए भी सेम ही है। यानी कि इंडिकेशन फॉर यूज़, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती है कि अब हमें पेशेंट के ऊपर आईएफटी अप्लाई करना चाहिए या फिर पेशेंट को इंट्राफेरेंशियल थेरेपी देनी चाहिए। सबसे पहली इंडिकेशन है एक्यूट पेन। जब भी किसी को एक्यूट पेन हो रहा होगा तो हम उसे क्या दे देंगे, आईएफटी। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब कि ऑपरेशन, कोई अभी इंडिविजुअल ऑपरेशन अंडरगो करके आया है तो ऑपरेशन के बाद जो उसे पेन महसूस हो रहा है उसे भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, आईएफटी। ऑब्स्टेरिक पेन, ऑब्स्टेरिक पेन भी एक इंडिकेशन है आईएफटी को यूज करने की। ऑब्स्टेट्रिक पेन क्या होता है, पेन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेट्रिक पेन। फिर है आपका क्रॉनिक पेन, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग पेन। फिर है आपका एजाइना,
एजाइना इज चेस्ट पेन कॉज्ड बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू हार्ट। फिर है आपका आर्थराइटिस पेन, फिर है आपका लो बैक पेन, एंड लास्ट है आपका मस्क्यूलोस्केलेटन पेन। यानी कि जब भी आपको इन सब जगहों में पेन, मतलब ये सब पेन हो रहे होंगे, तो ये सब पेन एक तरह से इंडिकेशन है दैट नाउ वी शुड यूज IFT ऑन द पेशेंट। ठीक है। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती है कि हमें पेशेंट पे IFT का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए। सबसे पहली क्या चीज़ है? कार्डियक पेसमेकर, मेटल इम्प्लांट्स, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट। मतलब कि जब भी अगर पेशेंट में कुछ भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट होगी तो हमें उस पर IFT का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कि अगर पेशेंट पे कोई भी मेटल इम्प्लांट है, मतलब पेशेंट की बॉडी में कोई भी मेटल का इम्प्लांट है, कार्डियक पेसमेकर की दिक्कत है, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है हमारा, तो हमें उसे IFT नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट गिव IFT नियर आई, माउथ, ओपन वुंड्स या फिर साइनस। ठीक है। 3 मंथ प्रेगनेंसी, जब भी कोई 3 मंथ प्रेगनेंसी में हो तो हमें उसे IFT नहीं देनी चाहिए। हार्ट कंडीशन पेशेंट को भी हमें IFT नहीं देना चाहिए। फिर कुछ हमारे प्रिकॉशंस आ जाते हैं। प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए, जो सबसे पहला प्रिकॉशन है वो है चेकिंग ऑफ मशीन, यानी कि हमें मशीन को अच्छे से चेक करना चाहिए। जो हमारा दूसरा प्रिकॉशन है वो है चेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रोड्स को भी अच्छे से चेक करना चाहिए। और इंटेंसिटी शुड बी एडजस्टेड, यानी कि हमें जो इंटेंसिटी है वो पेशेंट को IFT देने से पहले उस मशीन की जो इंटेंसिटी है वो एडजस्ट कर लेनी चाहिए। डेंजर, अगर हम ये सब प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो क्या डेंजर हो सकता है? शॉक या फिर बर्न। अ पेशेंट कैन अंडरगो शॉक और बर्न। ठीक है। अब IFT जो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी है या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन है, उसकी फ़ोटो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। इस इमेज को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि असल में IFT कैसी दिखती है। ये फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा यूज़ की जाने वाली मशीन है जो कि पेशेंट के पेन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। और ये जो मशीन है, ये इलेक्ट्रोथेरेपी की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मशीन है। तो यहाँ पे हमारा IFT यानी कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी का टॉपिक ख़त्म होता है। आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एज इट इज़ ये सारी चीज़ें लिख कर आनी है, तो आपके बहुत ही अच्छे, मतलब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस वाले टॉपिक में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो ये जो वीडियो है ये आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, या फिर कोई भी मेडिकल कोर्स में अगर आपका कोई दोस्त हो तो उसको भी शेयर आप कर सकते हैं, ताकि उसको भी ये वीडियो मिल जाए और वो ये वीडियो देख के अच्छे से समझ पाए कि IFT क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।